नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से स्वागत है युवा बूस्टर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हम फिर से आ गए हैं आपके साथ एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। आप लोग भली बातें जानते हैं, हमारी चर्चाएं जिस टॉपिक पर चल रही थी, तो पिछली जो क्लासेस हुई थी अपनी, उसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, चर्चा की थी। तो आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आज हम भारत के अंदर यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कौन आया। तो अगर हम बात करें भारत की तरफ यूरोपियों के आगमन की, तो शुरुआत से लेकर अगर देखें तो इतिहास में तो समय समय पर कुछ आक्रमणकारी भी आए हैं भारत के अंदर, कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो व्यापार के लिए भी आए हैं। तो पहले जो क्या था सिस्टम, जो आते थे लोग भारत के अंदर, भारत की प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो गए, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत इतना फेमस था, भारत की प्रसिद्धि दूरों दूरों तक विश्व में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इसलिए जितने भी व्यक्ति आते थे विदेशी, तो धरातलीय क्षेत्र से आते थे, ठीक है, ऊपर वाले एरिया से, जो हिंदुकुश पहाड़ी है, हिंदुकुश पहाड़ी के अंदर एक दर्रा है, खैबर दर्रा, तो वहाँ से, उस स्थान से भारत के अंदर इंटर करते थे। लेकिन हुआ क्या, उस एरिया पर मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद वो रास्ता बंद हो गया मुस्लिमों के द्वारा। मुस्लिमों ने उस एरिया को बंद कर दिया। तो इसलिए जो यूनानी व्यक्ति थे उनको व्यापार करना था और ईसाईयत का क्या करना था? प्रचार करना था। इसलिए उनको बाहर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए था। ऐसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था बेटा? कोलंबस। तो कोलंबस स्पेन देश का व्यक्ति था जो यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है। तो स्पेन से चलता है कौन? कोलंबस। और कोलंबस चलते ही इंटर करता है कौन से सागर में? तो अटलांटिक महासागर में। इंटर करते ही तो वो रास्ता भटक जाता है। इतिहासकार ये कहते हैं 1482 में, 1482 में अपने रास्ते से क्या हो जाता है? भटक जाता है। और भटकने की वजह से वो एक नए कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो जाता है? इंटर हो जाता है और एक नए कॉन्टिनेंट की खोज कर देता है जिसका नाम है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो 1482 में वहाँ पर जाने के बाद वो बताता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वे रेड इंडियंस हैं। कौन है? रेड इंडियंस है, यानी कि लाल भारतीय लोग कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है 1486 में जिसका नाम है बार्थो डिलियाज। तो बार्थोमो डिलियाज भारत के अंदर व्यापार के मकसद से आता है वो भी। लेकिन होता क्या है, वो अटलांटिक महासागर के अंदर इंटर करता साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह है, एक शहर जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो वहाँ उस स्थान पर, उस सिटी और शहर के अंदर चला जाता है कौन? बार्थो डिलियाज। अब बार्थो डिलियाज जाने के बाद वहाँ से उसको मसाले की प्राप्ति होती है। तो वहाँ से वो मसाला लेकर जाता है कहाँ पर? यूरोप के अंदर। तो जैसे यूरोप के अंदर मसाला लेके जाता है, उस मसाले की क्वालिटी देख के बहुत से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। और उन प्रभावित होने वाले लोगों में से एक व्यक्ति होता है पुर्तगाल का, जिसका नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा उस से प्रभावित होकर भारत की तरफ रुख करता है अटलांटिक महासागर के अंदर। तो जैसे ही सागर के अंदर इंटर करता है और इंटर करने के बाद एक स्थान पर पहुंचता है जो अफ्रीका के अंदर, मैंने अभी बताया आपको, केप ऑफ टाउन के अंदर। तो वहाँ पर जाने के बाद वो उन व्यापारियों से मिलता है जहाँ से ये मसाला आ रहा है। यानी कि भारत के कुछ व्यापारी साउथ अफ्रीका के अंदर, कैप के अंदर मसाला बेचने आते हैं, यानी कि मसालों का क्या करते हैं? आयात निर्यात करते हैं। तो इस कारण वो उन व्यापारियों से मिलता है, मसाले की क्वालिटी देखता है और क्वालिटी से प्रभावित होकर वे उनसे मुलाकात करके अच्छे तरीके से संबंध बना के बोलता है कि मुझे और व्यापार करना है और मसाले की ज़रूरत है, तो आप कृपया करके उस पॉइंट, उस बिंदु तक लेकर जाइए मेरे को जहाँ से ये सब चीज़ें, सब मसाला उत्पादित हो रहा है। तो वे जो व्यापारी होते हैं वे वास्को डी गामा को लेकर कहाँ पर चले जाते हैं बेटा? तो
कलिकट के अंदर चले जाते हैं, कोचीन के अंदर, केरल के अंदर कलिकट के अंदर लेके जाते हैं कौन, तो वे व्यापारी। अब हम ये जो स्टोरी है ये मैंने इसलिए बताई आप लोगों को ताकि हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आया, पुर्तगाल देश से। तो अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर सीक्वेंस की, यूरोपियों के आगमन की, तो सबसे पहले भारत के अंदर आते हैं पुर्तगाली। कौन आते हैं, पुर्तगाली, पोर्तुगीज। फिर इसके बाद आता है बेटा पोर्तुगीज के बाद भारत के अंदर कौन आते हैं, डच आते हैं। कौन आते हैं, डच। अगर हम पोर्तुगीज की बात करें तो कौन से देश के निवासी थे ये, पुर्तगाल, पुर्तगाल के निवासी थे। अगर हम डच की बात करें तो ओलैंड बेटा, ओलैंड, जिसे फिलहाल नीदरलैंड भी कहा जाता है। उसके बाद भारत के अंदर एंट्री होती है ब्रिटिशरों की, अंग्रेजों की। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज भारत के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। ब्रिटिशर्स के बाद आते हैं भारत के अंदर कौन, तो फ्रेंच। कौन आते हैं, फ्रेंच। फ्रेंच आएंगे या डेनिश आएगी, तो बेटा कौन आते हैं, डेनिश आते हैं। कौन आते हैं, डेनिश आते हैं, डेनिश आते हैं। और डेनिश के बाद आते हैं बेटा फ्रेंच, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों के बाद भी आते हैं स्वीडिश, यानी कि स्वीडन देश के लोग। तो ये एक कालखंड है जो मैंने बनाया हुआ है, एक क्रम है जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पुर्तगाली मिलेंगे, फिर डच मिलेंगे, फिर अंग्रेज मिलेंगे, फिर डेनिश मिलेंगे, फिर फ्रांसीसी मिलेंगे और फिर स्वीडन के लोग मिलेंगे। तो इस क्रम में क्या है, भारत के अंदर यूरोपीय आए हैं और उनका आगमन हुआ भारत के अंदर, और उन्होंने व्यापार के लिए अपनी अपनी कंपनियां स्थापित की हैं और व्यापार भारत के अंदर से करना शुरू किया है। कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार जमा लिया था, कुछ इनमें से। अगर आगे चलकर हम इन पे बात करेंगे वे कौन थे, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले वो पुर्तगालियों पर बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर डच पर करेंगे चर्चा, डच के बाद ब्रिटिश, और फिर ब्रिटिश के बाद डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद स्वीडिश। ठीक है, तो एक क्रम याद रखना आप लोगों को। आज हम पुर्तगाल पे चर्चा करने वाले हैं, और आज मतलब सोच रहे हैं कि यही रहे कि भाई ये पुर्तगाली भी कंप्लीट हो जाए और डच भी हो जाए, और ब्रिटिशरों पर भी सोच रहे हैं कि इनको भी निपटा दें आज। तो समय की सीमा देखेंगे पहले कि समय की क्या डिमांड रहती है। समय अगर जल्दी हो जाता है तो फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हम बात करने वाले हैं पुर्तगालियों पर। तो अगर हम बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहला जो पुर्तगाली व्यक्ति है उसका नाम है बेटा वास्को डी गामा। तो भारत के अंदर 17 मई 1498 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। और समुद्री जलमार्ग से भारत की खोज करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो बेटा इस तरीके से पूछा जाता है, काफ़ी बार आ चुका है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वास्को डी गामा था। और ये डेट भी याद रखनी है बेटा, 17 मई है। कितनी है, 17 मई। कई किताबों में 20 मई दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये है। और अभी रिसेंटली कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आया था शायद एसएससी के अंदर, उसने 17 मई मानी है। तो वास्को डी गामा भारत आता है। भारत आता है तो एग्जाम में पूछा जाता है इसकी जहाज का क्या नाम था बेटा, शिप, जहाज। तो याद रखना आप लोगों को साओ गैब्रियल, साओ
गैब्रियल इसकी जहाज थी बेटा, वास्को डी गामा की, जिस जहाज के अंदर ये आया था। अब साओ गैब्रियल के बाद पूछता कि भारत के अंदर कहाँ पर 1498 में एंट्री करता है, तो कलिकट के अंदर, जो केरल के अंदर पड़ता है बेटा, केरला के अंदर पड़ता है कलिकट, कलिकट के अंदर आता है और इसका स्वागत किया जाता है, इसका वेलकम किया जाता है जोमोरिन शासक द्वारा, स्वागत जोमोरिन द्वारा किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है भारत के अंदर किस राजा द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था, तो जोमोरिन के द्वारा। था क्या बेटा, ये भारत के अंदर ईसाईयत और मसाले के लिए आया था, ईसाईयत के प्रचार और मसाले के लिए आया था। कौन? वास्को डी गामा। लेकिन जब भारत आता है तो इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ये भारत आया तो देखा कि ये इसकी वेशभूषा कुछ अलग थी। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कल्चर की, तो वेस्टर्न कल्चर में कोट पैंट टाई वगैरह पहनते हैं, लंबे लंबे कोट होते हैं घुटनों तक के, तो पहन के देखे हुए, टाई बांधे हुए देख के अपने जो शासक थे प्रभावित हो गए। और फिर देखा कि एक महिला है एक बच्चे को उठाए हुए है जो ईसाई धर्म में जो इस जीसस होता है उनसे रिलेटेड होती है। तो लोगों ने समझा कि भाई ये तो माता एक बच्चे को उठाए हुए है, तो भारत के शासक ने सोचा कि एक माता एक बच्चे को उठाए हुए है, ये भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से रिलेटेड होगी। तो इतिहासकार द्वारा ये कहा जाता, तो इनका स्वागत किया उन्होंने, दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। और दोस्ती की बात करें तो इनके साथ दोस्ती करने के बाद वास्को डी गामा भारत से एक चीज लेता है जिसका नाम है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। क्या लेता है मसालों में? काली मिर्च लेता है। और इस काली मिर्च को ले जाकर बेटा वेस्टर्न के अंदर बेचता है, यानी कि यूनानी के अंदर बेचता है, और 60 गुना ज़्यादा क्या कमाता है? मुनाफा कमाता है। यानी कि कोई वस्तु 5 रुपये की है तो उसको उसके 60 गुना में क्या करता है? बेचता है। यानी कि यहाँ पर अगर वो 5 रुपये की लेके गया है तो उसके 60 गुना रेट में उसने कहाँ पर बेचा उसको? तो पुर्तगाल के अंदर बेचा। क्योंकि भारत के जो मसालों की क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है बेटा, नंबर 1 है। अगर आज भी हम बात करें मसालों के बारे में तो विश्व में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आप लोगों को भारत ही मिलेगा, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पर होते हैं? इंडिया के अंदर होते हैं। तो ये 60 गुना मुनाफा कमाता कौन? वास्को डी गामा। क्या लेके जाता है? ब्लैक पेपर लेके जाता है। एक बार इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, एक बार नोट करना। अब देखो बेटा, अब ये काली मिर्च लेकर वास्को डी गामा वापस लौट जाता है कहाँ पर? पुर्तगाल के अंदर। अब इसके मसाले को देखकर 60 गुना मुनाफा मिल रहा है तो दोबारा से वापस आता है व्यापार करने के लिए। लेकिन कब आता है? इसके 4 साल बाद। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को 1498 में आया। अब सेकेंड टाइम आता, कब आता है? सेकेंड टाइम अराइव्ड इन इंडिया। सेकेंड टाइम कब आता है बेटा? तो 1502 में भारत के अंदर आता है। लेकिन भारत के अंदर आने के बाद अब की बार इसने ये क्या करता है? 1503 के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री लगाता है। कहाँ पर? भारत के अंदर ही। किस चीज़ की? तो कहाँ पर लगाएगा बेटा? कोचीन के अंदर। कोचीन के अंदर भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाई जाती है और उस फैक्ट्री का नाम रखा जाता है बेटा पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर इस कंपनी की स्थापना की बात करें
तो इसकी स्थापना बेटा 1498 में ही कर दी थी। किसने? वास्को डी गामा ने। लेकिन भारत के अंदर स्थायी रूप से कंपनी डाल ली थी इसने कब? 1503 के अंदर। और भारत के अंदर कंपनी डालने के बाद भारत के अंदर एक गवर्नर को छोड़कर जाता है, जिस गवर्नर का नाम होता है फ्रांसिसो डी अल्मीडा। क्या नाम बेटा? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। और 1503 में ही कंपनी का गवर्नर बनाया जाता है किसको? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। और इसका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल रहता है 1503 से 1509 के लगभग माना जाता है। किसका? फ्रांसिसो डी अल्मीडा का। अब फ्रांसिसो डी अल्मीडा क्या करता है? अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, यानी कि ये जो पुर्तगाली थे ये चाहते थे कि वो जो समुंदर है ना, इस समुंदर से जितने भी व्यापार हो रहा है इस रास्ते से भारत के लिए, उस पर पूर्ण एकाधिकार किसका हो जाए? पुर्तगालियों को हो जाए। तो इसीलिए भारत के अंदर किसको भेजा जाता है? फ्रांसिसो डी अल्मीडा को भेजा जाता है। लेकिन ये क्या करता है? भारत के अंदर आते ही गवर्नर बनने के बाद भारत के अंदर एक पॉलिसी लागू करता है जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति बेटा? नीले पानी की नीति या शांत जल की नीति, यानी कि समुद्र में व्यापार के विस्तार के लिए कौन सी नीति चलाई इसने? शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति। किसके द्वारा? फ्रांसिसो डी अल्मीडा के द्वारा। अब पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी बेटा? कोचीन के अंदर लगाई थी। अब दूसरी फैक्ट्री कन्नूर के अंदर लगाई जाती, कन्नूर के अंदर कोठी लगाई जाती, केरल के अंदर ही। दूसरी सेकंड फैक्ट्री पूछेगी इसी के कार्यकाल में। तो सेकंड फैक्ट्री की बात करें तो कन्नूर के अंदर कोठी बनाई जाती है, अगली फैक्ट्री कन्नूर के अंदर। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन आगे जाके इस नीति को रद्द कर देगा कौन? एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है अल्बुकर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, एक बार इतना नोट कीजिए, स्पेस नहीं बचा। देखो फिर क्या होता है बेटा? फ्रांसिसो डी अल्मीडा के द्वारा ही कार्टेज पद्धति लागू की जाती है। कार्टेज पद्धति लागू की जाती है, लागू की जाती है। ये कार्टेज जो पद्धति है बेटा, ये किसके द्वारा लागू की गई? तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा के द्वारा। क्यों लागू की गई? ये इसलिए लागू की गई थी, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार करता समुद्री राजमार्ग, मतलब समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से, तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंस को क्या बोला जाता था? कार्टेज बोला जाता था। और तो और अकबर भी कार्टेज देता था, क्योंकि अकबर समकालीन था। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर का कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था। आगे जितने भी इसके गवर्नर जनरल बने हैं उनको भी अकबर क्या करता था बेटा? कार्टेज देता था। तभी तो मैंने बोला था वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा की अगर एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों को पूछ लेता हूँ, तो अगर हम बात करें वास्को डी गामा की ही, तो वास्को डी गामा के समय जब भारत आया ये, तो उस समय दिल्ली में कौन सा वंश चल रहा था? मैंने बताया भी था आप लोगों को, याद करो कौन सा वंश था। तो कौन सा वंश था बेटा? लोधी वंश था। और लोधी वंश का कौन सा शासक था? आप लोग भली भांति जानते हैं, सिकंदर लोधी। और कार्यकाल क्या था इसका? 1479 से लेकर 1517 तक, जिसने 1504 में आगरा की स्थापना करी थी सिकंदर लोधी ने। और तो और मैंने एक बात भी बोली थी पिछली क्लासों में, मैंने विजयनगर साम्राज्य करवाया था, तो मैंने ये बोला था कि जो कृष्ण देव राय था तुलु वंश का, जिसका कार्यकाल 1509 से 1529 के आसपास माना जाता है, वो भी अच्छे संबंध बनाए हुए था। किन के साथ? पुर्तगालियों के साथ। क्योंकि पुर्तगालियों को
अगर हम देखें तो इनका अरब पे अधिकार था, और अरब में सबसे ज़्यादा से जो सेना में नियुक्त किए जाते हैं या शामिल किए जाते हैं, सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते थे, और उनकी अच्छी नस्ल के कारण ही कृष्णदेवराय के भी अच्छे संबंध थे किनके साथ, पुर्तगालियों के साथ। इसीलिए ये भी कार्टेज देते थे भारत के अंदर जो प्रसिद्ध शासक थे, किनको, पुर्तगालियों को। तो इतना नोट कीजिए एक बार। हम आगे चलते हैं, फिर इसके अगले जो एक्चुअल गवर्नर माने जाते हैं, यानी कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर। इतना नोट कीजिए एक बार। अगली हम चर्चा करने वाले हैं अल्बुकर के बारे में। देखो बेटा, अब आता है पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर। देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर आते ही इसे वास्तविक यानी कि एक्चुअल गवर्नर बोला जाता है। वास्तविक क्या माना जाता है, कंपनी का गवर्नर माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है, जो कंपनी का सबसे ज़्यादा विस्तार करने वाला व्यक्ति था वो अल्फांसो डी अल्बुकर था। तो इसने आते ही सबसे पहला काम ये किया, जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, शांत जल की नीति है, शांत जल की नीति है, उसको रद्द किया। बोला कि ये इस नीति से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है पुर्तगालियों को, कि इससे कंपनी का विस्तार नहीं होगा, ना ही पुर्तगालियों का विस्तार होगा। तो इसने क्या किया, आते ही ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म किया, और क्या संबंध बनाने शुरू कर दिए कि पुर्तगालियों को ये कहा ज़्यादा से ज़्यादा इन दो महिलाओं के साथ शादी करो, ताकि उनसे पुर्तगाली वंश से यानी कि पुर्तगालियों के ब्लड रिलेशन से संतानें पैदा हो, तो उससे क्या होगा, पुर्तगालियों का ज़्यादा विस्तार होगा। तो लोगों को क्या किया था, प्रोत्साहित किया था किसने, अल्बुकर ने, कि हिंदू महिलाओं के साथ अगर शादी करोगे तो क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों का कंपनी का भी विस्तार होगा और व्यापार का भी विस्तार होगा। आज भी अगर आप जाओगे साउथ के अंदर, केरल और गोवा के अंदर, आप लोग देखते हो तो वहाँ पर पुर्तगाली लोग मिलेंगे हम लोगों को बहुत ज़्यादा। हम अब देखते हैं कि इसके बाद 1510 में अल्बुकर के द्वारा ही बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण कर गोवा छीन लिया जाता है, गोवा छीन लिया जाता है। अब अल्बुकर क्या करता है, किस पर हमला कर देता है बेटा, तो किस पर हमला किया इसने, आदिल शाह पर, कहाँ का शासक है, बीजापुर का। इस पर आक्रमण करके इससे गोवा को छीन लेता। गोवा किसके अंडर में आ गया अब, तो अल्बुकर यानी कि पुर्तगालियों के अंडर में गोवा आ जाता है। अब गोवा पर पूर्ण अधिकार किसका है, पुर्तगालियों का अधिकार है। इसके बाद भारत के अंदर अगला
अगला नहीं सॉरी, इसके बाद भारत के अंदर वास्को डी गामा दोबारा से भारत के अंदर आता है और तीसरी बार माना जाता है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया। तो अगली बार अब 1528 में थर्ड टाइम वास्को डी गामा भारत आता है। गामा भारत आता है और भारत आने के बाद बेटा इसकी मृत्यु भी कहाँ पर होती है, भारत के अंदर ही होती है। कब, 1528 के अंदर ही वास्को डी गामा की कब आया, तीसरी बार भारत आया। अब अगर हम अरबुक्कर की बात करें, समय की बात करें अरबुक्कर की, तो अरबुक्कर का जो समय पीरियड रहता है तो वो रहता है बेटा 1509 से लेकर 1515 तक। कितना रहता है, 1509 से 1515 तक। अब इसके बाद अगला शासक आता है जिसका नाम है बेटा शासक नहीं, इससे अगला गवर्नर आता कंपनी का बन के नीनो डी कुनाहा। क्या नाम है, नीनो डी कुनाहा। कब है कार्यकाल, 1529 से 1538 तक। नीनो डी कुनाहा। ये भारत का अगला गवर्नर बन के आता पुर्तगाली कंपनी का, और गवर्नर बनने के बाद आने के बाद आते ही गोवा को राजधानी बना देता है पुर्तगालियों की। क्या राजधानी बनाई जाती है, गोवा। पहले जो राजधानी थी पुर्तगालियों की वो कोचिन होती थी केरल के अंदर। तो कोचिन क्या थी, कोचिन आदि राजधानी थी पुर्तगालियों की। लेकिन जैसे ही गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुना बन के आता है तो गोवा को क्या कर देता है, राजधानी नियुक्त कर देता है। यानी कि राजधानी को कोचिन से गोवा ले जाता है कौन, तो नीनो डी कुना। अब इसके बाद जो अगला बदलाव होता है, तो अगला बदलाव क्या होता है, 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया जाता है। किस पर अधिकार कर लिया जाता है, दीव पर। और 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। यानी कि 1535 में दीव पर अधिकार, दमन दीव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, अधिकार। 1559 में दमन पर अधिकार, तो दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाता है। गोवा के पास में पड़ते हैं दो द्वीप, तो दोनों द्वीप पर अधिकार कर लिया जाता है। किसका भाई, पुर्तगालियों का। और पुर्तगालियों का इन दोनों स्थानों पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ, तो हम बात कर रहे थे कब की, कब अधिकार कर लिया था, 1510 में। लेकिन बात करें स्वतंत्र कब हुआ, तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। वो आपको मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में बताया जाएगा कैसे हुआ, दमन द्वीप को कैसे आज़ाद किया गया और कैसे वो क्या बना, आप लोगों को बताएंगे, यूटी बना। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें पुर्तगालियों की बेटा, तो पुर्तगालियों में अंग्रेज़ों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। तो कहा जाता है 1661 के अंदर पुर्तगाल की पुर्तगाली राजकुमारी की शादी किसके साथ हो जाती है बेटा, तो शादी हो जाती है चार्ल्स सेकंड के साथ। शादी हो जाती है किसकी, तो राजकुमारी की। कौन राजकुमारी थी, पुर्तगाली। उस राजकुमारी का नाम पूछे तो कैथरीन ब्रिगेंजा थी। और ये कौन था बेटा, अंग्रेज था। कौन, चार्ल्स द्वितीय। शादी होने के बाद पुर्तगालियों द्वारा मुंबई दहेज में दी जाती है। किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और इसको मुंबई मिल जाती है दहेज में, और ये 10 पाउंड के अंदर, सालाना 10 पाउंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई क्या कर देता है, उस पे रेंट पे दे देता है, किराए पर दे देता है। कौन, चार्ल्स द्वितीय। तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी चार्ल्स सेकंड अंग्रेज के साथ हो जाती है, जिसमें इनको अंग्रेजों को मुंबई दहेज में मिलता है। क्या मिलता है, मुंबई दहेज में मिलता है।
और फिर मुंबई दहेज में मिलने के बाद तो ये चार्ल्स सेकंड इस मुंबई को 10 पाउंड प्रति वर्ष के रूप में किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब हम आगे चलते हैं, तो अगर हम बात करें आगे तो आलू बेटा, आलू, रेड चिल्ली, तंबाकू, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस और चर्च बनाने की विधि, ये सभी चीज़ें भारत लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पुर्तगाली थे। याद रखना, भारत के अंदर आलू कौन लाया, पहले आलू की खेती नहीं होती थी भारत के अंदर, कौन लाए, पुर्तगाली लाए। आलू के बाद क्या आती है, लाल मिर्च, रेड चिल्ली। लाल मिर्च भी कौन लाए, पुर्तगाली लाया। उसके बाद लाल मिर्च के बाद क्या आता, तंबाकू। तो तंबाकू भारत लाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था बर्नेल। क्या नाम था बेटा, बर्नेल। बर्नेल, ये कहा जाता है कि बर्नेल भारत के अंदर तंबाकू लेके लाया और अकबर को इसका टेस्ट करवाया, और अकबर ने इसको कहा कि भाई तू भारत के अंदर खेती कर, किसकी, तंबाकू की। तो बर्नेल द्वारा भारत के अंदर तंबाकू लाया गया था अकबर के दरबार में। और तंबाकू के बाद अगर हम बात करें जहाज निर्माण पद्धति भी कहाँ से आई, तो पुर्तगाली लाई। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, क्या बोला जाता है बेटा, प्रिंटिंग प्रेस भी भारत के अंदर कौन लाया, तो पुर्तगाली लाए। और ये भी कहा जाता है कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो गोवा के अंदर लगी थी, फर्स्ट गोवा के अंदर लगी थी। कब, 1556 के अंदर लगाई गई थी प्रिंटिंग प्रेस अखबार के लिए। उसके बाद चर्च बनाने की पद्धति, क्या बनाने की पद्धति, चर्च बनाने की पद्धति भी कहाँ से आई, पुर्तगाल से आई। चर्च पद्धति भी कहाँ से आई, पुर्तगाल से आई। तो ये जो चर्चा चल रही थी हमारी, तो ये पुर्तगालियों के बारे में चल रही थी। अब क्या होगा, अब इसके बाद जो अगले व्यक्ति आते हैं वे डच आते हैं। अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, डचों के बारे में, और फिर डचों के बाद अंग्रेजों के बारे में। तो पुर्तगालियों से रिलेटेड आप लोगों के एग्ज़ाम में लगभग इतना ही आना था। तो मैं अभी इसको एक बार नोट कर लीजिए आप सभी, फिर उसके बाद हम डचों पर चलते हैं। तो डचों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इतना लिख लीजिए। देखो बेटा, डच पे चर्चा करते हैं। डच कहाँ के निवासी थे, ओलैंड और नीदरलैंड। तो भारत के अंदर आने वाला पहला व्यक्ति है जिसका नाम है 1596 के अंदर आता है कार्नलिस हाउटमैन। ये व्यक्ति 1596 में भारत के अंदर आता है, व्यापार के लिए डच व्यक्ति होता है। और भारत के अंदर आने के बाद 1602 के अंदर एक कंपनी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है बेटा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। और भारत के अंदर पहली फैक्ट्री डालता है 1605 के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री डाली जाती है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के अंदर, मछलीपट्टनम।
के अंदर डाली जाती है। और ये बेटा अस्थाई फैक्ट्री होती है। कैसी फैक्ट्री होती है? अस्थाई। याद रखना कैसी फैक्ट्री है? अस्थाई। उसके बाद 1610 में अगली फैक्ट्री डाली जाती है पुलिकट के अंदर। कहाँ पर? पुलिकट के अंदर। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री डाली जाती है जो स्थाई फैक्ट्री थी 1610 में। ये स्थाई बेटा याद रखना कैसी है? स्थाई है। कहाँ पर? पुलिकट, जो पहले तमिलनाडु में आता था, शायद अब केरल के अंदर आता है। और फिर 1616 के अंदर डाली जाती सूरत के अंदर अगली फैक्ट्री 1616 के अंदर। कहाँ पर? सूरत के अंदर। और फिर 1645 में कराईकल के अंदर डाली जाती है। तो ये सभी फैक्ट्री किन के द्वारा डाली गई? डचों के द्वारा डाली गई। उसके बाद डच क्या करते हैं? दो इंडस्ट्रीज मुख्य बनाते हैं, यानी कि दो इंडस्ट्रियों पे मुख्यतः क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। और वो दो इंडस्ट्री कौन सी है? एक तो सूती वस्त्र उद्योग है। कैसा? सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री। और दूसरा है इंडिगो इंडस्ट्री, यानी कि नील की खेती पर अधिकार कर लेते हैं। कौन बेटा? तो डच लोग। तो इनकी दो फैक्ट्री डाली थी भारत के अंदर, दो इंडस्ट्री हैं। अगर हम बात करें दोनों इंडस्ट्री की, तो एक इंडस्ट्री देखें तो पहले नंबर पर आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरी होती है बेटा इनकी सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा उद्योग होता है बेटा इनका इंडिगो इंडस्ट्री। नील उद्योग, यानी कि नील के लिए इन्होंने उद्योग लगाया जाता है भारत के अंदर। तो ये सारे काम, ये सारे जो चीज़ें दिखाई है मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिखी है, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते थे? डचों के द्वारा। और एक कंपनी 1602 में स्थापित करते फर्स्ट, 1605 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत और 1645 में कराईकल। अस्थाई फैक्ट्री 1605 और स्थाई फैक्ट्री 1610 के अंदर पुलिकट के अंदर। ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? तो याद रखना आप लोगों को, तो किसने किए? सारे काम डचों ने किए। लेकिन होता क्या है बेटा? अंग्रेज आ गए थे भारत के अंदर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 के अंदर भारत के अंदर किसकी स्थापना हो गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यानी कि इस कंपनी की स्थापना होने से 2 साल पहले किसकी स्थापना हो गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। अगर हम देखें तो 10 से पहले अंग्रेजों का नाम आता है। किसका आता है? अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेजों से पहले कौन व्यक्ति आ चुका है? 1596 में डच आ चुका है, इसलिए डच पढ़ने पड़ रहे हैं। अगर कंपनी की सीक्वेंस में बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? पुर्तगाल आएंगे। फिर कौन आएंगे बेटा? फिर कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। फिर कौन आएंगे? डच आएंगे। और डच के बाद कौन आते बेटा? अभी सीक्वेंस बनाई थी मैंने। डच के बाद कौन आएंगे? फिर डेनिस आएंगे। और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आएंगे। और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आएंगे। तो ऐसे बनता है। तो अगर हम देखें तो इसके बाद अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया था? दूसरे के व्यापारों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज भी अपना विस्तार चाहते थे। और जब तक यहाँ तक ये पहुंचे, उस समय तक तो अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। क्यों शुरू कर दिए थे? क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई हमारा जो व्यापार है उस पर पूर्ण रूप से हमारा ही अधिकार हो। जो हम इंडिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, जो ये और कंपनी आई हुई हैं, इनको बंद कर दें ताकि हमारे रास्ते का रोड़ा ना बने, ये ताकि आने वाले समय में सारा जो प्रॉफिट आ रहा है, लाभ आ रहा है, वो हम कमाए। ये किसकी सोच थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? डचों को वापिस भेजने का कार्य करती है। और जब डच वापिस नहीं लौटते हैं तो डचों को एक युद्ध का सामना करना पड़ता है, जिस युद्ध का नाम है बेटा बेदरा का युद्ध। क्या नाम बेटा? बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध बेटा डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय रहती है और डच हार जाते हैं। और डच सारा व्यापार किसके हाथों में देकर? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में देकर वापस लौट जाते हैं। और लौटने के बाद ये अंग्रेज़ों द्वारा ये कहा जाता है कि गोल्डन सिक्के जारी भी किए जाते हैं। और उन गोल्डन सिक्कों का नाम क्या होता है? ब्लैक पैगोडा, गोल्डन कॉइन्स, स्वर्ण सिक्के।
लागू किए जाते हैं, जिन्हें ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, या सॉरी ब्लैक पैगोडा नहीं, सॉरी पैगोडा कॉइन्स कहा जाता। ब्लैक पैगोडा निकल गया, टंग स्लिप हो गई थी बेटा। पैगोडा कॉइन्स, पैगोडा सिक्के जारी किए जाते। तो ये याद रखना, बेदरा का युद्ध, ये डच से याद रखने आप लोगों को कब आई, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर क्या आती, पहली फैक्ट्री, फिर दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री लगाई जाती किन के द्वारा, ब्रिटिशरों के द्वारा। अब हम बात न सॉरी डचों के द्वारा। अब हम अगली जो चर्चा करने वाले हैं वो अंग्रेजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगली क्लास में पूरे के पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको करवाएंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर पढ़ेंगे हम कौन, डेनिस पढ़ेंगे, और डेनिस के बाद फ्रेंच पढ़ेंगे, और फ्रेंच के बाद आपका हो जाएगा कंप्लीट। और याद रखना है, पुर्तगाली 1498 में भारत आए थे, 1961 के अंदर भारत से निकाले गए हैं, और निकाल के इसको यूटी कंट्री क्या किया गया है, बनाया गया था, यूनियन टेरेटरी का दर्जा दिया गया था 1961 में। किसको, गोवा को। लास्ट में गोवा से निकाले गए थे कौन, तो कौन बेटा, पुर्तगाली। कैसे, सैनिक कार्रवाई करके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1498 में, और निकले कब, 1961 में। हम आगे चर्चा करने वाले हैं किस पर, तो अंग्रेजों पर। तो आज की क्लास में इतना ही संभव हो पाया है। तो हम अगली क्लास में चाहेंगे कि बस जो अपना यूरोपियों का आगमन है अगली क्लास में निपटा दिया जाए, और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई आने वाले समय में आप लोगों के एग्ज़ाम भी आने वाले, जीडी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। चलो देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया।